बिग बैंग थ्योरी कहती है कि करीब 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्रम में बहुत बड़े बड़े सितारे यानी कि स्टार्स बने, उनके बाद प्लैनेट बने। अरबों खरबों सितारे और प्लैनेट जब एक साथ आए तो गैलेक्सीज बनी, और उन्हीं गैलेक्सीज में एक है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है हमारा सन, और उसके आसपास प्लैनेट्स उसका चक्कर लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ISPCS मेंटोर में। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में एक समझ विकसित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारे इन जो ये सारे वीडियोज़ हैं, इन सब वीडियोज़ का उद्देश्य है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो अपकमिंग आपका UPPCS का प्रीलिम्स हो, उसके बाद बिहार प्रीलिम्स हो या फिर ROAR हो, इनके प्रीलिम्स एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सब की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था, ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लिया था, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर से उसे देखिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। ठीक है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम का चित्र है, बहुत ही प्यारा चित्र है। आपको बता दें कि अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सौर मंडल की बात करें, तो जब भी सोलर सिस्टम दिमाग में आता है तो क्या क्या आ सकता है दिमाग में, कि एक जो है वो किंग है, किंग यानी स्टार। हम किंग की बात कर रहे हैं यानी कि स्टार की बात कर रहे हैं, सन, हमारा सन। और क्या दिमाग में आ सकता है? प्लैनेट्स हो सकते हैं यानी कि ग्रह। ठीक है, कॉमेट्स हो सकते हैं, उल्काएं हो सकती हैं, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से मिल के बना होता है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। राइट, हमारे सोलर सिस्टम में या सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हम सभी को पता है कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लूटो उसके बाद बाहर निकाला गया, प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे कब बाहर निकाला गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों उसे बाहर किया गया है ग्रहों की सीरीज से, इसको भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो का जो उद्देश्य है वो होने वाला है कि अगले जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि आपके जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होने जा रहे हैं, उनमें जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उन सब का ब्रीफ में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप सन के बारे में जानिए। सन क्या है? एक आग का गोला है, हम सभी जानते हैं। तो सन जो है, सन हमें एनर्जी देता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का जो मेन सोर्स है वो है सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी ऑफ द सन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आता है कि भाई सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय संलयन, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में टकराते हैं और हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। इसमें बहुत सारा मास भी लॉस्ट होता है जो एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, और यही वो एनर्जी है जो हम सूरज में देखते हैं। ठीक, तो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स है, वहाँ हमें नहीं जाना है। मेन जो मैं बता रहा हूँ कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो पृथ्वी तक ऊर्जा आ रही है और दूसरे प्लैनेट्स तक पहुँच रही है, उन सब ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के 2 एटम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में मिलकर हीलियम एटम का निर्माण करते हैं, और इससे जो मास लॉस्ट होता है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर होता है। कुछ मास तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मास लॉस्ट होकर एनर्जी के फॉर्म में बाहर होता है, और यही एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सबसे पहले हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो शुरुआत सन से करेंगे। सूर्य और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है कि ये सारे पॉइंट्स हमें एक मतलब समझ के तौर पर पता होने चाहिए। ठीक है, तो सूर्य किस दिशा में अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है।
अगर ये सन है तो इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो ऐसे रहेगी, ठीक है, ऐसे घूमेगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर अगला कह रहा है कि सूर्य की संरचना, वो कह रहा है कि जो सूर्य का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि उसके कौन कौन से चरण हैं। इसका मैंने एक डायग्राम कलेक्ट किया है सो दैट कि आपको आसानी हो समझने में, और उसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये है हमारा सन, सूरज, और सूरज के जो बाहर हम देखते हैं ये प्रकाश मंडल जो हमें दिख रहा है, ये जो बाहरी सतह है जो हमें दिखता है, इसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। ये वो वाला कोरोना नहीं है कोविड वाला, ये सन का कोरोना है, सन का कोरोना वाला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके हम अंदर जाएंगे तो मिलेगा क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के और अंदर जाएंगे, फोटोस्फेयर के और अंदर जाएंगे तो कन्वेक्शन जोन है, फिर रेडिएशन जोन है, और उसके बाद हम इनर कोर में, सन के इनर कोर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि सूर्य की संरचना के 6 चरण कौन से हैं, उन 6 चरणों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कि अगर एग्जाम में आया कि इनको क्रम वाइज सजा दीजिए, यानी कि अरेंज कीजिए सन के सरफेस से लेके सन के कोर तक, ठीक है। तो सन के सरफेस से लेके सन के कोर तक की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखिए, सपोज आपको हुआ कोरोना, ठीक है, आपको कोरोना हुआ, आपको ऐसा लगा कि आपको कोरोना हो सकता है, आपने क्या किया, आपने क्रोम पे इसको सर्च किया, गूगल क्रोम तो सबको पता होगा, आपने क्रोम पे सर्च किया, आपको लगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपने जल्दी से पीसीआर वैन ली, पीसीआर वैन लेके आप सीधा कोर तक पहुंच गए। ये ट्रिक है। पीसीआर मतलब कोरोना, मतलब आउटर सरफेस, आउटर लेयर सन की, क्रोम पे सर्च किया यानी क्रोमोस्फेयर उसके बाद आएगा, फिर पीसीआर यानी फोटोस्फेयर, कन्वेक्शन जोन, और फिर रेडिएटिव जोन, और इनर कोर तक आप पहुंच गए। सो दिस इज द ट्रिक, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे देखेंगे, हिंदी में जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से चलेंगे कोरोना, ठीक है, अगर हम हिंदी में देखें तो कोरोना, क्रोमोस्फेयर ही बोलेंगे, फोटोस्फेयर को प्रकाश मंडल, कन्वेक्शन जोन को संवहनीय क्षेत्र, रेडिएटिव जोन को विकिरण क्षेत्र, और कोर को केंद्र, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में हो गया। आगे देखते हैं, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्वियसली प्रकाश मंडल उसे हम कहते हैं, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला, वो एक खगोलीय औसत दूरी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, सन और अर्थ, ठीक है। अगर ये सन है, ठीक है, तो इससे कुछ दूरी पर मरकरी प्लैनेट है, उससे कुछ दूरी पर आपको वीनस यानी शुक्र ग्रह मिलेगा, और उसके बाद हमारी आती है पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, तो जो सन है और सन से पृथ्वी के बीच की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, ठीक है। सन से पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय एकक दूरी कहते हैं, ठीक है। तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है, याद रखना है आपको एस्ट्रोनॉमिकल। अब क्योंकि हमने बताया आपके, तो इनके बीच की एक डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है, कि लगभग इनके बीच की दूरी जो नापी गई है वो नापी गई है कि 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट में बताएं तो 1.49.6 मिलियन किलोमीटर, इसको बदलेंगे तो लगभग 15 करोड़ आएगा। आप ये वाली वैल्यू भी चाहें तो याद रख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटा मोटी आपको याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय यूनिट के तौर पे या इकाई के तौर पे माना जाता है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। बाकी जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो इनमें ही नापी जाती हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो खगोलीय एकक औसत दूरी अगर आता है तो याद रखना है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। कितना समय लग जाता है, लगभग 25 करोड़। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। एज इट इज एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आगे आ सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, कि सूर्य का आकार जो पृथ्वी से है वो कितना गुना है, 109 गुना बड़ा है। और प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसको कोरोना कहते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो आगे दिखाते हैं अभी आपको, ये रहा, ठीक है। तो
सूर्य ग्रहण की यहाँ पे बात हुई है, हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स यहाँ पे इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो वो कह रहा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण होने पे जो ये बाहरी सतह है इसको क्या कहा जाता है, जो दिखती है, ये कंप्लीट सोलर एक्लिप्स है, टोटल सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। ये देख लीजिए आप, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि भाई ये बताइए कि जो प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कहलाता है आपका कोरोना। तो ये दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका कोरोना या क्रीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकाश के 10 सबसे चमकीले तारे, आप इनको देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, एक बार आप इनको नज़र मार लीजिए, जिसमें से सीरियस है या सीरस भी बोलते हैं कभी कभार इसे, ये रात में आकाश का सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। तो द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, अगर आप नाइट में देखेंगे तो वो है सीरस या सीरियस, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप एक नज़र मार लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। थोड़ा सा ये पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के बारे में एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देख लेते हैं। देखिए, सन है, अर्थ है, और अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। अर्थ का सैटेलाइट मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसी रिवॉल्व में, इसी जो ये इसके आसपास घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है, इसी घूमने में ये तीनों अलाइन हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसी अलाइनमेंट में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तब पड़ता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्योंकि जब चंद्रमा बीच में आएगा तो पृथ्वी से या पृथ्वी के कुछ भाग से हम सूरज को नहीं देख पाएंगे, और जिस भी भाग से हम सूरज को नहीं देख पाएंगे उस पूरे क्षेत्र पर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो ये है सूर्य ग्रहण का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई सूर्य ग्रहण क्यों होता है। इसलिए होता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और कभी कभी ये तीनों एक ही लाइन में, एक ही रेखा में आ जाते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, या सोलर इक्लिप्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमेशा न्यू मून डे पे, जिसे हम अमावस भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अमावस्या भी बोलते हैं। हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा। उसका कारण है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सन का अपना ऊर्जा का सोर्स है, सन की अपनी लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स की या सैटेलाइट्स की, जो प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट हैं उनकी कोई लाइट नहीं होती है। तो ये जो इल्यूमिनेट होते हैं, ये जो चमकते हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे दूसरे ग्रह हो, वो सन की रिफ्लेक्शन या सन की लाइट से चमकते हैं, राइट। तो अमावस्या के दिन ही क्यों होता है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सन, जब चंद्रमा पर सन की रेज पड़ेंगी और वहाँ से ये रेज रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो यहाँ से तो हमें सूरज दिखेगा नहीं भाई, यहाँ से तो ब्लैक दिखेगा ना। ये है आपका चंद्रमा और ये है आपकी अर्थ और ये है सन। अब यहाँ से कोई देखेगा, बीच में आ गया सन के, तो भाई सन तो नहीं दिखेगा ना, काला दिखेगा ना, इधर पे काला काला। तो अमावस यानी कि न्यू मून डे को ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको, ये पॉइंट याद रखना है, समझ आया, ठीक है। खगास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल एक, वो ये कह रहा है इसमें कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो एक छोटे ही क्षेत्र पर पड़ता है, या मतलब कुछ लगभग थोड़े बहुत क्षेत्र पर के लोग ही, या थोड़े बहुत क्षेत्र से ही हम पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी कारण ये है क्योंकि चंद्रमा की जो छाया है वो एक सीमित क्षेत्र पर ही पृथ्वी पर पड़ेगी, ठीक है। पेनम्बरा और अम्बरा हम अभी आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अभी क्या क्लियर हुआ आपका कि अच्छा ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करती है। कभी कभी ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, लेकिन जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है तब पड़ता है सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण, ठीक है। और कब पड़ता है, न्यू मून डे पे पड़ता है, इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे हम अम्बरा और पेनम्बरा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्या है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आएगा तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक। अगर आप ये देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ इसको, 1 मिनट। अगर आप थोड़ा सा ये देख पाएँ तो सन की जो रेज है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये इधर सन है,
1 मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, देखिए इस साइड सन है और ये हमारी पृथ्वी है। चंद्रमा की जो छाया है वो यहाँ पे काफ़ी डार्क है, ठीक है, और इसके आसपास हल्की या मतलब कम डार्क है, ठीक है, हल्का काला है, और यहाँ पे डार्क ब्लैक है, ठीक है। तो ये जो डार्क ब्लैक वाला एरिया है इसको बोलते हैं अम्ब्रा, और ये जो बाहर वाला एरिया है जो कम डार्क है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। देखिए अम्ब्रा और पेनम्ब्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके सारे जितने भी शैडो बनती हैं सब में ये अप्लाई होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की शैडो को देखिए, उसका कुछ पार्ट ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की शैडो को देखिए, मैं आपको बता दूं, उसका कुछ पार्ट जो है वो ज़्यादा डार्क होगा, जैसे इसमें सूर्य ग्रहण के समय होता है, और कुछ पार्ट जो है वो कम डार्क होगा, कुछ पार्ट, ठीक है। तो जो ज़्यादा डार्क वाला पार्ट है उसको अम्ब्रा कहा जाता है, और जो कम डार्क वाला पार्ट है उसे पेनम्ब्रा। किसी और क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, मैंने इसलिए डायग्राम डाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो नई परिभाषा आई थी ग्रहों की, देखिए 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रह नहीं माना, उसको बौना ग्रह या डॉफ प्लैनेट का दर्जा दिया गया था 2006 में। उसका कारण ये था कि जो प्लूटो है सभी ग्रह का एक ऑर्बिट है, ये अगर सन है, ये पृथ्वी है, ये मरकरी है, ये वीनस है, तो सारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मैं आपको फर्स्ट डायग्राम से बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको, ये रहा, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। लेकिन प्लूटो का क्या था, प्लूटो ने नेपच्यून के जो ऑर्बिट है, जैसे ये मान लो नेपच्यून का ऑर्बिट है सन के चारों ओर, ये रहा नेपच्यून का ऑर्बिट। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो नेपच्यून के ऑर्बिट से क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, ठीक। और इसी कारण से इसको ग्रह से हटा के बौने ग्रह यानी डॉफ प्लैनेट में डाला गया, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ग्रहों की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ओके, ये है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने वर्ष 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह किसको बोला गया, जो अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो, नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, उनमें पर्याप्त ग्रेविटेशनल फोर्स हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह अपना क्या है आकार सर्क यानी गोल रूप, गोल स्वरूप स्फेरिकल बन सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से प्लूटो को बाहर किया गया है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो, ठीक है। जबकि प्लूटो ने क्या किया था, नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस कर दिया था, इस वजह से उसको बाहर किया गया, ठीक है। ग्रहों की इसी परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो ग्रह को श्रेणी से निकाल दिया गया और अब उसे बौने ग्रह यानी डॉफ प्लैनेट की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस चार्ट पर एक नज़र आप देख सकते हैं, जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट बार बार रिपीट हो जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। मैं आपको 1 बाय 1 बता भी देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो अगर हम मास की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो है बृहस्पति में, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, बड़ा प्लैनेट है बृहस्पति, सबसे बड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर है सैटर्न, सैटर्न के बाद अगर हम बात करें तो है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद अगर हम बात करें तो है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस की अगर बात देखें तो फिर पृथ्वी का नंबर आता है, ठीक है। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5th, ठीक है। अगर द्रव्यमान में देखें तो पृथ्वी कितने नंबर पे आ गई है, 5th। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ा जुपिटर, ठीक। अब व्यास डायमीटर, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, ये रटा होना चाहिए, जो अर्थ का डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। डायमीटर से मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायमीटर से मैथ में तो आपने पढ़ा ही होगा कॉन्सेप्ट डायमीटर। अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएं सर्कल के, ये जो बनेगा ये डायमीटर बनेगा, ठीक है। तो अगर ये प्लैनेट है तो प्लैनेट के एक छोर से लेके अगर दूसरे छोर को मिलाएं, ठीक, तो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, ठीक। तो अगर डायमीटर की बात करें तो जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा उसका डायमीटर भी उतना बड़ा होगा, पृथ्वी का आपको याद रखना है।
डेंसिटी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया कौन से ग्रह की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पृथ्वी की। ठीक है, क्यों है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्थल है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी प्लैनेट में अगर हम इनकी बात करें, आगे हम देखेंगे, इनको जोवियन या बृहस्पति समान सदृश ग्रह बोलते हैं, इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, तो घनत्व के आधार पर अगर डेंसिटी देखें तो पृथ्वी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, पृथ्वी के बाद अगर देखें तो बुध की है, बुध के बाद देखें तो शुक्र की है। लेकिन आपको 2 पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, पृथ्वी नंबर 1 और लीस्ट जो है वो है सैटर्न, लीस्ट डेंस प्लैनेट। सबसे कम घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न है। ठीक, ग्रेविटी देख लो भाई, ग्रेविटी जो जितना बड़ा होगा, ग्रेविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, जो प्लैनेट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी बड़ी होगी। आपको पता है बृहस्पति सबसे बड़ा है, ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन पृथ्वी की आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है आपकी स्पीड कि वो कितने घंटे में अपनी एक्सिस पे रोटेट कर जाता है। इसी को हम डे और नाइट से भी कंपेयर करते हैं। तो पृथ्वी का जो दिन रात का समय है मिला के वो है 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, तो घूर्णन की अवधि क्या है? यानी घूर्णन की अवधि से मतलब है कि प्लैनेट अपनी एक्सिस पर कितने घंटे में पूरा घूम जाता है, कितने घंटे में। ठीक है, पृथ्वी कितने घंटे में घूमती है भाई? 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी पूरा घूम जाती है। ठीक, आगे देखते हैं दिन की अवधि घंटों में। सबसे पृथ्वी पर अभी हमने देखा जितना घूर्णन होगा वो दिन की अवधि होगी। ठीक है, ये देखिए दिन की अवधि यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ पे मंगल की बात करें तो लगभग बराबर है। ठीक है, बृहस्पति की बात करें तो 9 घंटे की है, इसकी बात करें तो 10 की है। तो आपको ये तो याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य से दूरी की बात करें तो जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसकी दूरी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, अगर पृथ्वी की बात करें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट फिगर में देखें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक, इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, राइट। उपसौर अपसौर की अगर बात करें, उपसौर अपसौर यानी कि पृथ्वी से जब सूरज दूर सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है उसे अपसौर बोलते हैं। ठीक है, और जब सबसे निकट होता है उसे उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दी गई है। ठीक, तो ये सब आप देख लीजिए किसके कितने उपग्रह हैं, इसकी अभी हम चर्चा करेंगे कि सबसे ज़्यादा। अभी आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह या सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से प्लैनेट के हैं, बताइए, बृहस्पति या सैटर्न। ऑप्शन भी आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सन, यहां तक हमने सन को कवर कर लिया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे मरकरी यानी कि बुध पे। बुध के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सूर्य के जो सौर मंडल में सबसे जो निकट वाला ग्रह है या सबसे पास में जो ग्रह है वो है आपका बुध। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो तापांतर की ये बात कर रहा है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, इसके माध्यम से हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये है आपका मरकरी, सन के एकदम निकट सबसे पास है। ठीक, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को यहाँ पे समेट लिया जाएगा। उसके बाद आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, शुक्र, फिर अर्थ, फिर मार्स। इन चारों प्लैनेट को पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों भाई? क्योंकि ये यहाँ पे स्थल है। अगर मान लो एलियन आए और उन्होंने लैंड किया तो यहाँ पे धरती पर उतर जाएंगे वो। लेकिन बाकी जो प्लैनेट हैं इनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। इन चार को क्या बोला जाता है? जोवियन प्लैनेट। क्या बोला जाता है? जोवियन। क्यों भाई जोवियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वे जुपिटर यानी बृहस्पति के समान सदृश प्लैनेट, ठीक, जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। यहाँ पे स्थल नहीं है, जमीन नहीं है। अगर मान लो कोई बृहस्पति पे उतरा तो वो नीचे चला जाएगा, इसकी ग्रेविटी के अंदर नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ये चारों ग्रहों के पास अपनी जमीन है, स्थल है, इनके पास नहीं, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव और इनको जोवियन लाइक बोला जाता है। अब हम अपने आते हैं वापस उस पर। मरकरी सबसे पास है, लेकिन जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो वीनस पे, शुक्र ग्रह पे। वाई? क्यों? पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने कहा कि मरकरी सन के सबसे ज़्यादा पास है,
लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा शुक्र पे पाया जाता है, तापमान सबसे ज़्यादा शुक्र पे पाया जाता है। ऐसा क्यों? पॉइंट है ना भाई, जो सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होगा तापमान भी सबसे ज़्यादा उसी पे होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उस पर CO2 सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी में CO2 है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी पर भी कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्या कर रही है, क्या हो रहा है, डेंजरस हो रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, तापमान को बढ़ा देती है। तो वीनस पर CO2 ज़्यादा होने के कारण वीनस के जो वायुमंडल का तापमान है वो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो तापमान अधिक पाए जाते हैं वो शुक्र पे पाए जाते हैं, ना कि बुध पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला मरकरी। लेकिन तापांतर जो है, तापांतर क्या होता है? तापांतर से मतलब है कि दिन और रात के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बुध पे पाया जाता है, ठीक। सबसे ज़्यादा तापांतर किस पे है? बुध पे है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हम। हाँ, ठीक है। तो मरकरी हमने देख लिया, बुध सबसे निकट का है, देख लिया। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में? अब ये और एक और हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये है किंग, ये राजा है, इसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं। अगर बुध यहाँ पे है तो ये इसकी परिक्रमा को लगाने में ये इसकी दूरी होगी, या इसका ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगा, या इसका ये रास्ता होगा, ठीक है। अगर जो प्लैनेट दूर है उसका ये वाला होगा। सपोज करो प्लैनेट बहुत दूर है, लाइक नेपच्यून, तो उसका ऑर्बिट सबसे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो प्लैनेट सूरज के जितने करीब होगा उसको सूरज का चक्कर लगाने में उतने कम दिन लगेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वही पॉइंट इसमें है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी से। ओके, सो क्या कह रहा है भाई, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में? अब हम देख सकते हैं कि हाँ भाई, नेपच्यून को सबसे ज़्यादा समय लगेगा, बुध को सबसे कम, यानी कि 88 दिन। ये आपको याद रखना है कि 88 दिन में बुध सूरज के चारों चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, ठीक। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र। मरकरी और वीनस, इन दोनों का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है चंद्रमा, ठीक है। बुध ग्रह के बाह्य मंडल में अधिकांश गैसों में कौन कौन सी हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस एक बार पढ़ लीजिए। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला, बुध के सबसे पास से जो कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने गुजरा था वहाँ से, या भेजा था, गया था, वो था मैरिनर 10, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। शुक्र से इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जिनको पता नहीं है उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे? देखिए, ये रही पृथ्वी, देख पा रहे होंगे आप। अब ये रहा वीनस, शुक्र, और ये रहा मार्स, मंगल। अब आप देख लीजिए, ठीक है, लगभग लगेगा कि सेम ही है, लेकिन जो पास में है वो है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से पास में है, मंगल थोड़ा सा दूर है, ठीक। तो शुक्र ग्रह के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पृथ्वी के अगर सबसे पास में कोई ग्रह है तो वो है आपका शुक्र ग्रह। पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुक्र ग्रह की कौन सी गैस? अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह के वातावरण में CO2 सबसे ज़्यादा है, और यही वो कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रहों में से, या सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। किस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पे, वो भी शुक्र है, इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। किस ग्रह के पास ना चंद्रमा है और ना वलय है? वलय से यहाँ पे तात्पर्य है रिंग सिस्टम। किससे है? रिंग सिस्टम। अगेन मैं फिर से समझाना चाहूँगा आपको, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। ये जो वो प्लैनेट है, ये जो 4 प्लैनेट हैं जिनको पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, इनका कोई रिंग सिस्टम नहीं है। रिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य? अगर आपने को सैटर्न को देखा हो तो सैटर्न के चारों ओर ये वलय या रिंग सिस्टम दिखाते हैं, ठीक है। ये जो रिंग सिस्टम है वो जुपिटर के पास भी है, यूरेनस के पास भी है और नेपच्यून के पास भी है, ठीक है। लेकिन इनका रिंग सिस्टम विजिबल नहीं है, ठीक है, उतना विजिबल नहीं है नेकेड आई से। इनका जो सैटर्न का है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो रिंग सिस्टम इन चारों प्लैनेट में है।
कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्लैनेट का अपना रिंग सिस्टम है, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल लगा के आना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विजिबल किसका है? सैटर्न का है। तो इनका कोई रिंग सिस्टम नहीं है। तो जहाँ पे वलय आता है या रिंग सिस्टम आता है उससे हमें यही याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आकार, घनत्व, व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण किस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा, ये भी आपका क्या है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह पर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, वो भी शुक्र ग्रह है। यानी कि जब भी बात आए कि कौन से ग्रह पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है? शुक्र ग्रह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23 डिग्री है, ये हम सबको पता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है? लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। आकार की दृष्टि से अभी हमने द्रव्यमान की जब बात करी थी तब आपको बताया था, चिल्ला के मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए, ये है फिफ्थ, ठीक है, आकार की। तो आकार की दृष्टि से कौन सा है भाई? फिफ्थ है, राइट। अगला देखते हैं, पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी है। नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका एकमात्र सैटेलाइट है जो है चंद्रमा, और इसका जो एग्जैक्ट टाइम है अपने एक्सिस पे घूमने का वो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको हम लगभग 24 घंटे बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। काएगा? लीप ईयर का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये जो घंटे हैं जिनको हम 24-24, ये बाद में क्या होते जाते हैं? जुड़ते जाते हैं, फिर एक दिन 4 साल में एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? ये भी आप याद रख सकते हैं, 365 दिन 5 घंटे। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। घंटे जो हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन ये जो है 365 दिन 5 घंटे, बाद में ये जुड़ता है, आई एम सॉरी, दिमाग से निकल गया था, ठीक है। ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, ये 4 बार जुड़ के क्या बन जाते हैं? फिर लीप ईयर बन जाते हैं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूमती है वो एग्जैक्ट 365 नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट और 46वें सेकंड तक, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में उससे सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रीन प्लैनेट, ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। और ये आपको याद रखना, पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी का जो डायमीटर है वो है 12,756। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? ये है 40,070। अभी बताते हैं भूमध्य रेखीय परिधि क्या होती है, ठीक है। अब जैसे ये है आपका अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी पे ये वाला जो दूरी है उसके उस साइड भी जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो इक्वेटोरियल जो ये भूमध्य रेखीय है ये कितना है? 40,070। कितना है? 40,070। और जो ध्रुवीय परिधि है, अगर हम ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो है 40,008। ध्रुवीय परिधि कौन सी हो रही है? ये वाली, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो है 40,008, और अगर हम भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो 40,070। 2 पॉइंट यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। पहला कि भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है और ध्रुवीय परिधि कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन निकलेगा कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में से कौन सी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी लंबाई ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर जो सीरियस या सीरस तारा है उसको संस्कृत में लुब्धक कहा जाता है, संस्कृत में, याद रखिएगा। हम सबको पता है कि पृथ्वी पर 71% वाटर है और 29% स्थल है, ठीक है। और सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? वो है अरस्तु भाई साहब, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य से, ये देखिए, सूर्य का चक्कर कितना, लगभग, यहाँ से मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला था, वो ये था। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने में किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगा रही है? लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। इससे मुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया है, आपका दिमाग चकरा जाएगा उसे सुन के। जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, उस पृथ्वी पर, वो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर सेकंड 450 मीटर घूम जा रही है, और यही पृथ्वी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना लगा रही है? लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड में। और यही सूरज पृथ्वी और सभी ग्रहों को लेके हमारी मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से।
ठीक है। और हमारी आकाशगंगा इस अंधकार भरे ब्रह्मांड में हर एक सेकंड में लगभग 600 किलोमीटर आगे बढ़ जा रही है। यानी कि जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताए उन सारे कुछ सेकंड्स में हमारी आकाशगंगा लगभग हजारों किलोमीटर ब्रह्मांड में आगे बढ़ गई है। तो है ना, थोड़ा सा दिमाग चकरा देने वाला फैक्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हम छोटी छोटी बातों में यहाँ पे फंसे रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर आके देखें चीज़ों को तो हम काफ़ी शॉक एवं सरप्राइज हो सकते हैं कि अच्छा, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट जानने को हैं यूनिवर्स के बारे में, बहुत ज़्यादा हमारे पास इतना ज़्यादा रिसर्च और वो सब हो गया है और अभी भी हो रहा है कि अगर हम रोज़ पढ़ना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, ठीक है। इतना ज़्यादा एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हो चुका है यूनिवर्स को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। तो जो मैंने आपको फैक्ट बताया वो ज़रूर आप याद रखिएगा और ज़रूर सर्च करके अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करके उनको देखिएगा, पता करिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में किस स्थान के, वो है थुम्बा, केरल से गुजरती है, ठीक है। जो चुंबकीय, अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें, पृथ्वी के अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो वो भारत के किस स्थान, थुम्बा, केरल से निकलता है। और दिन और रात होते हैं भू परिभ्रमण, नहीं, दिन और रात परिभ्रमण नहीं है ये, ठीक है। अब हिंदी का मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट परिभ्रमण नहीं है, वो है घूर्णन। क्या है? घूर्णन। दिन और रात होते हैं घूर्णन के कारण। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था यहाँ पे, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है सन, ये है सन, ठीक है। अब यहाँ से रोशनी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ जहाँ रोशनी जा रही है उस आधे भाग पर क्या रहेगा? दिन रहेगा, और इस वाले भाग पे क्या रहेगी? रात रहेगी। लेकिन 24 घंटे में पृथ्वी एक बार पूरा घूम जाती है अपने अक्ष पर, तो 12वें घंटे में जब वापस ये वाला पार्ट वापस यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ वाले रात वाले पार्ट पे दिन हो जाएगा। तो यानी कि घूर्णन के कारण, ठीक है, रोटेशन के कारण। और पहले हम देख चुके हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और क्या है भाई, आगे देखते हैं। मौसम परिवर्तन किस कारण से होते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? लगभग 23.5 डिग्री। एक मिनट समझ लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसी झुकाव से क्या है? इसी झुकाव से मौसम होते हैं। क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं, ठीक है। तो सीजन किस वजह से बनते हैं? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। क्लाइमेट एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में हम इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। अभी केवल आप एक फैक्ट याद रख लीजिए कि अच्छा हाँ ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन और पृथ्वी के रोटेशन और उसके अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम परिवर्तन या सीजन में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। यदि सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो क्या होगा? हमारे सौर वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको? वो डायग्राम दिखा के मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो प्लैनेट घूम रहे हैं आपस में, जो जितना पास में होगा उसको कम समय लगेगा घूमने में, जो जितना दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा घूमने में। तो अगर अर्थ यहाँ है, उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो जितनी कम होगी उतना कम समय लगेगा सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो वो पूछ रहा है, याद रखना है, ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी कि भू परपटी में बहुतायत में पाए जाने वाला केमिकल जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। आप हमें बताएं कि मेटल कौन सा पाया जाता है? मेटल पृथ्वी की भू परपटी में यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाया जाने वाला मेटल का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा उसको, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उसे, ठीक है। तो क्या है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी के जो भू परपटी है उसमें? ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी ग्रह की संरचना यानी कि मेंटल के नीचे कोर किस धातु का बना हुआ है? वो लोहा एवं निकिल का बना हुआ है। अगेन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल, कोर और अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन किससे बना है, कौन सी धातु किस में होती है। अभी आप याद कर लीजिए क्योंकि हम प्लैनेट को ब्रीफ में देखते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम
अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर को बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कोर किससे बना हुआ है? लोहा एवं निकल से। पृथ्वी पर मरुभूमि यानी कि डेजर्ट होने की संभावना सबसे अधिक 5 से 30 अक्षांशों के बीच होती है। ये भी हम उसमें देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। वो ये कह रहा है कि मरुभूमि, उससे मतलब है डेजर्ट, रेगिस्तान, ठीक है, ड्राई रीजन। तो जो मरुभूमि की होने की जो संभावना होती है वो कह रहा है 5 से 30 अक्षांशों के बीच होती हैं। हम सब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब अक्षांश और देशांतर से परिचित होंगे। अगर हम बात करें तो आपका जो इक्वेटर निकला हुआ है वो बिल्कुल बीचों बीच से ये गया इक्वेटर, ठीक है। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है यानी कि मकर रेखा। अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो वो यहाँ कहीं से गुजर रहा है 30 डिग्री, ठीक है, लगभग। अगर हम यहाँ 30 डिग्री की बात करें तो लगभग 30 डिग्री यहाँ कहीं से गुजर रहा है, ठीक। यानी कि जो डेजर्ट हैं वो पाए भी यहीं जाते हैं। जैसे इंडिया का तुम देख लो, थार रेगिस्तान, ठीक है, यहाँ पे नामीबिया है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका कालाहारी है, ठीक है, यहाँ पे आपका अटाकामा है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। तो ये सब पाए भी तो 5 से 30 डिग्री के बीच जा रहे हैं। वो ये तो हमने बता दिया कि भाई संभावना सबसे ज़्यादा 5 से 30 डिग्री के बीच है। लेकिन सवाल है कि भाई क्यों है? तो ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो हाई प्रेशर का रीजन है वो भी लगभग 30 से 35, 25 से 35 के बीच में होता है। अब हाई प्रेशर बेल्ट्स जो होते हैं वो मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि हाई प्रेशर के क्षेत्र में हवाएं क्या है, नीचे उतरती हैं, ठीक है, हवाएं क्या है, नीचे उतरती हैं। तो हवाएं नीचे उतरने से बारिश नहीं होती है, ड्राई रीजन होता है वो। बारिश कब होती है? बारिश तभी होती है हवाएं नीचे उतरने से। हाई प्रेशर क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर क्षेत्र में हवाएं नीचे उतरती हैं, ड्राई रीजन होगा। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होगी। बारिश कहाँ होती है? बारिश होती है लो प्रेशर एरिया में, जहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर, फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, जो ईस्टर्लीज हैं यानी कि जिन ट्रेड विंड की हम चर्चा करते हैं, अगर हम ईस्टर्ली, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा और समझ में आएगा। तो पहला रीजन क्या है भाई कि हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, ठीक है। दूसरा रीजन है कि ईस्टर्लीज यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक। तो व्यापारिक पवनें क्या करती हैं? व्यापारिक पवनें जो भी वर्षा होती हैं वो ईस्टर्न मार्जिन पे या थोड़ा अंदर इंटीरियर तक जाके करा देती हैं। जो लास्ट का जो मार्जिन बचता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाले मार्जिन ये सूखे रह जाते हैं, यहाँ तक मॉइस्चर नहीं बचता है हवाओं में। तो ये दूसरा रीजन है, ठीक है। कॉन्टिनेंटैलिटी है ना, प्रायद्वीपीयता भी तीसरा रीजन है। तो मोटा मोटी ये सारे रीजन है। इस कारण से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और इसलिए वहाँ पे मरुभूमि क्षेत्र के विकास के होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा हो जाती है। कौन से क्षेत्र में? 5 से 30 अक्षांश वाले क्षेत्रों में। बाकी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आगे वाली क्लासों में हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हमारा फाउंडेशन कोर्स आएगा। फिर है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पृथ्वी तक प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है, पहुँचने में लगभग 8 मिनट और 29 सेकंड लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल ग्रह को देखते हैं। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है? अब देखिए, फिर से मैं आपको लेके चलूँगा हमारे पुराने और पॉपुलर डायग्राम पे, ठीक है। पुराना और पॉपुलर डायग्राम क्या कह रहा है भाई? कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है? ये देखिए यहाँ पे, ये आंतरिक ग्रह है और ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। जिनको हमने पार्थिव या टेरेस्ट्रियल, इनको जोवियन या बृहस्पति समान ग्रह बताया था। अब आंतरिक ग्रह में अगर हम सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ें तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स यानी कि मंगल सबसे आउटर ग्रह है। यही वो पूछ रहा था कि भैया आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहर वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा ग्रह है? वो हमने देख लिया है, कौन सा है? मंगल ग्रह है, ठीक। मंगल सूर्य के कितने किलोमीटर आप याद रख सकते हैं, रखना चाहें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मंगल ग्रह का जो डायमीटर है उसकी बात करिए, रख सकते हैं, रखना हो। लगभग दिन की अवधि, दिन और रात की अवधि, लगभग जो दिन और रात की अवधि होती है वो कितना होता है मंगल ग्रह पर? वो होती है 24 घंटे 37 मिनट। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हमारे पृथ्वी ग्रह के समान ही होती है यहाँ पे दिन रात की जो अवधि है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? ये करता है 687 डेज, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और किस ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। वो पूछ रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हम थोड़ा सा देखते हैं जल्दी जल्दी। मंगल के उत्तरीय ध्रुवीय टोपी और दक्षिणी ध्रुवीय टोपी को क्या कहा जाता है? प्लेनम बोरियम। अगर प्लेनम ऑस्ट्रेल आ गया
तो आप मंगल ग्रह से इसे जरूर रिलेट करिएगा, ठीक है। मंगल की मिट्टी, वहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है मंगल पर, उसकी प्रधानता ज़्यादा है इस तत्व की, इसलिए उसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि रेडिश वो शो होता है, ठीक है। मंगल के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? वहाँ भी CO2 लगभग कितना है? 95%। और फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के, ठीक है। और जिसमें पूरे, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, पूरे सौर मंडल की बात करें, तो डीमोस जो उनका उपग्रह है ये सबसे छोटा है, ठीक। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो किसका है? मंगल का है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने एक ही पॉइंट को 2 तरीके से लिख दिया है। उसका रीज़न ये है कि ये जो ओलंपस मॉन्स है, देखिए अगर एग्जाम में आता है कि जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, इसका सबसे बड़ा पर्वत वो ओलंपस मॉन्स है, ठीक है। यही सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी है, इसी को कहा जाता था पहले निक्स ओलंपिया। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। ओलंपस मॉन्स को ही पहले क्या कहा जाता था? निक्स ओलंपिया कहा जाता था जब इसकी खोज करी गई थी। अब इसको ओलंपस मॉन्स बोला जाता है। ये मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है और हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 22 किलोमीटर से लेके 26 किलोमीटर बताया जाता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचे पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। और अगर माउंट एवरेस्ट की आपको ऊंचाई पता हो तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर के आसपास, ठीक है, मीटर, यानी कि लगभग 8.8 किलोमीटर। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये 3 गुना है, यानी कि मंगल ग्रह पर जो पर्वत है वो 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। वाह, ठीक है, यानी कितना बड़ा पर्वत होगा यार, ठीक। आगे बढ़ें, देखते हैं किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और झुकाव के समतुल्य है? वो है आपका मंगल ग्रह, ठीक है, इसका पृथ्वी के समान ही है लगभग। आगे बढ़ते हैं, किस उपग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? ये है यूरोपा। यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है। देखिए नासा ने बहुत सारे अभियान भेजे हुए हैं बृहस्पति पर, सैटर्न पर। सैटर्न का जो सबसे फेमस है वो है कसीनी स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो कसीनी मिशन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो सैटर्न का है। इसी तरीके से बृहस्पति पर भी बहुत सारे अभियान नासा ने भेजे हैं। उनमें से एक जो बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, यूरोपा पे सबसे ज़्यादा संभावना है जीवन की। क्यों? क्योंकि यहाँ आइस क्रिस्टल या आइस बर्फ के महासागर मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन गैस की भी प्रधानता देखी गई है और ये दोनों ही लाइफ के लिए अनिवार्य हैं, जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो यूरोपा पर क्या क्या मिला है? O2 मिला है, O2 के तत्व पाए गए हैं। और समुद्र जो बर्फ है, बर्फ के बहुत बड़े बड़े समुद्र वहाँ पे देखे गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के समतल लगा जीवन की संभावना, तो बृहस्पति का सैटेलाइट है, बृहस्पति का मून है, कौन सा है? यूरोपा है, ठीक। अब पूछ रहा है कि किस आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर जो बर्फ के छत्रकों या हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली? वो मार्स ओडेसी से। सबसे पहले मार्स ओडेसी नामक अभियान ने बताया था कि जो मंगल ग्रह है उस पर कभी बर्फ हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ पे कभी पानी या बर्फ हुआ करती थी। भारत ने कौन सा भेजा था? भारत का प्रथम अभियान और एकमात्र अभियान वो है मॉम। अभी हम भेजेंगे आगे, ठीक है। हमारा इसरो अभी आगे और सारे मिशन भेजेगा मार्स पर, लेकिन अभी एक ही है। और आपको बता दें कि मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, RORO का जो पेपर कैंसिल हो गया है, उसमें यह पूछा गया था कि भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान किस वर्ष भारत ने प्रक्षेपित या लॉन्च किया था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस वर्ष इंडिया ने मार्स यानी कि मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, ठीक। किस स्पेसक्राफ्ट से किया था मार्स मॉम मिशन? PSLV C-25, ठीक। आगे बढ़े, फिनिक्स मार्स लैंडर, ये जो दिया गया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु कब प्रक्षेपित? 4 अगस्त 2007 को। याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिनिक्स, ठीक है। किस देश ने जुलाई 2020 में जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से अपने प्रथम, हाँ ये होप, देखो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने क्या किया है, अपना पहला अंतरिक्ष मिशन मंगल मिशन
होप को भेजा गया था, जापान की सहायता से भेजा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं यूजुअली वो इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। बाहर जो स्पेस है, आउटर स्पेस है, उसके एक्सप्लोरेशन में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। जब संयुक्त अरब अमीरात ने ये होप मिशन जापान की सहायता से आउटर स्पेस यानी मंगल ग्रह को खोज के लिए, मंगल ग्रह के उसके लिए सर्वेक्षण के लिए भेजा, ठीक है, तो उससे काफ़ी न्यूज़ बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर होप मिशन एग्जाम में आता है तो आप याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात है। 23 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन तियानवेन, तो तियानवेन किसका है मंगल ग्रह का मिशन? मंगल ग्रह का तियानवेन है चीन का, होप है संयुक्त अरब अमीरात का और मॉम है इंडिया का, ठीक। आगे बढ़े, अब आते हैं बृहस्पति, जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, अलग ही चमकता है, अलग ही दिखता है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये रहा, ठीक है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, ये है जुपिटर, सबसे बड़ा है। ये इसके रिंग सिस्टम है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट वो सैटर्न छोटा है, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, सबको याद ही होगा। अभी और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 4-5 बताऊंगा, तो जल्दी से हम देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। आज हम सोलर सिस्टम को लगभग ख़त्म कर देंगे, जो भी इसके ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। बृहस्पति का डायमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो भाई साहब ने की थी। यही भाई साहब बहुत सारे ग्रह, प्लैनेट और उनके मून को खोज के गए हैं, ठीक। तो अगर इनकेस एग्जाम में आपको अगर एग्जाम में आपको डाउट होता है कि बृहस्पति तो गैलीलियो लगा दीजिएगा। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आपको पता हो, क्योंकि और जो दूसरे प्लैनेट हैं उनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने कही है। बट हाँ, गैलीलियो भाई साहब ने बहुत सारे प्लैनेट्स की खोज करी थी, जिनको हम एक एक करके अभी देखेंगे। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 गलत है, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 95 इसके सैटेलाइट खोज लिए गए हैं, ठीक है, और अभी खोज जारी है। अभी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, बृहस्पति के, शनि के। पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक, बता सकते हैं आप। अभी मैं आपको आगे इसका आंसर भी बताऊंगा। गैनीमेड, आईओ, यूरोपा की अभी हमने चर्चा की, बृहस्पति का मून, कैलिस्टो, ये सब किसके उपग्रह हैं? ये बृहस्पति के हैं, ठीक है, ये बृहस्पति के हैं, याद रखना है। अगर इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो आप याद रखिएगा जरूर। और जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है वो है गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट है बृहस्पति का। मैंने आपको इससे पहले एक और बताया था कि सबसे छोटा सैटेलाइट किसका है? डीमोस, मंगल का, ठीक है। और सबसे बड़ा गैनीमेड बृहस्पति का। सर्वाधिक पलायन वेग, ये देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अब भाई साहब ये क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी होती है कि जैसे सपोज ये प्लैनेट है, ठीक है। अब ये मान लो हमारी अर्थ है, अर्थ से बाहर हमें स्पेस में जाना है। हर एक प्लैनेट का स्पेस में, अंतरिक्ष में, हर एक ग्रह का, हर एक तारे का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसे अपनी ओर खींचता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब जो भी सपोज हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, हमारे पृथ्वी अर्थ है, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सपोज यहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, या हम मान लेते हैं मैक्सिमम है, ठीक। अब इसके आसपास जो भी आएगा ऑब्जेक्ट वो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर, ठीक है। इसकी परिधि में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो पृथ्वी पर गिरेगा। यानी कि अगर हमें आउटर स्पेस में निकलना है तो हमें इसके ग्रेविटेशनल पुल को पार करना होगा, ठीक। और ग्रेविटेशनल पुल को पार करने के लिए एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जिसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। पृथ्वी के केस में अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से निकलना पड़ेगा, तब हम आउटर स्पेस में पहुंच पाएंगे, जहां हम फ्री फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। तो पलायन वेग क्या है कि बहुत सारे जितने भी सेलेस्टियस ऑब्जेक्ट हैं, भारी ग्रह या जो ऑब्जेक्ट है ब्रह्मांड में, उन सबका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलने के लिए जिस मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। पृथ्वी के केस में 11.2 है, और जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है? बृहस्पति का है। कहाँ है? ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पलायन वेग बृहस्पति का है, लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड की गति से निकलना पड़ेगा। किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड, 1 मिनट, तारा सदृश ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, ठीक है, गुरु कहा जाता है इन्हें,
गॉड का गुरु है ना, देवताओं का गुरु किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है, याद रखना। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.8 वर्ष में कर लेता है, यानी पृथ्वी 11 वर्ष में, यानी पृथ्वी का 11 वर्ष और बृहस्पति का सूर्य के चारों ओर 1 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? ये भी आपका बृहस्पति है, लघु सौर तंत्र कहा जाता है। किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं? ये भी आपका बृहस्पति है, याद रख लीजिएगा। किस ग्रह के अध्ययन हेतु 2011 में नासा ने जूनो काफ़ी पॉपुलर, आपको बता दें कि ये जो मिशन है, ये जो अभियान है नासा का, ये बहुत पॉपुलर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बृहस्पति के लिए गया था। और बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज, देखिए आगे अपने गैलीलियो भाई साहब, इन्होंने बृहस्पति को खोजा, उसके कुछ चंद्रमाओं को खोज दिया, ठीक है, तो ये गैलीलियो है। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के वलयों यानी रिंग सिस्टम, ये वही रिंग सिस्टम है, ये बृहस्पति है, ठीक है, मान लो ये बृहस्पति, इसके चारों में जो रिंग सिस्टम बना हुआ है जैसे सैटर्न में, इसकी खोज किसने की थी? सॉरी, कब हुई थी? 1979। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस नाम से जाना जाता है? जोवियन वलय, जोवियन यानी कि जुपिटर लाइक, तो जोवियन वलय कह दिया, जोवियन सिस्टम, ठीक है। और बृहस्पति के जो वलय हैं या जो रिंग है वो किससे बने हुए हैं? सिलिकेट से बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न को देख लेते हैं, शनि को। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे ग्रह है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, वो भी इसी पे भेजा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके चारों ओर जो वलय है या जो रिंग सिस्टम है, जिनकी संख्या 7 है, ये कहाँ? ये तो शनि में ही पाए जाते हैं, हमने देखा ना, ठीक है। लेकिन अब ये जो संख्या है ये गलत हो गई है, बहुत सारे रिंग सिस्टम है उसके, ठीक है। जैसे ये सैटर्न है, तो सैटर्न के चारों ओर जो वो रिंग बने हुए हैं, बहुत सारे रिंग हैं, ठीक है। ये पहले का डाटा है, हो सकता है अभी नई नई खोज हो रही है। किस ग्रह को गैसों का गोला, गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है? वो है शनि, गैलेक्सी के समान दिखता है वो, ठीक है, दूर से देखते हैं तो। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या, ये गलत है, लगभग 146 उपग्रह इसके 2024 तक खोजे गए हैं, ठीक है, अभी तक, और अभी खोज जारी, आगे भी होंगे। तो सौर मंडल में किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? वो है सैटर्न, आंसर इज सैटर्न, और 2024 तक लगभग 146 हो गए हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ये 6वां ग्रह है, ठीक। आगे देखते हैं। शनि के प्रमुख, अगर देखिए एग्जाम में अगर 1-2 उपग्रह दे के पूछे कि ये किसके हैं, उनमें से यूपेटस, डियोन, टेथिस, एनसेलेडस, एटलस, लॉपरस, इक्लेडस, फोइवे और हेलेन, ये सब सैटर्न के उपग्रह हैं, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। किस ग्रह के वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती है? वो है सैटर्न। शनि का कौन सा उपग्रह अन्य उपग्रहों की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? वो है आपका फोबे। और शनि का सबसे बड़ा, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिएगा, और थोड़े से ये एक बार इनकी रीडिंग कर लीजिएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है टाइटन। अभी मैंने आपको 3-4 फैक्ट फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, किसका है? बृहस्पति का। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, वो है टाइटन। और सौरमंडल का सबसे छोटा डीमोस, जो कि मंगल का है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शनि का दूसरा सबसे बड़ा रिया है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि के किस उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी? यस इंपॉर्टेंट, एनसेलेडस। जो नासा ने अभियान भेजे हैं उनमें से उसने देखा कि हाँ एनसेलेडस पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृथ्वी से लगभग 578 गुना है सैटर्न की, है ना। सैटर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो कितने वर्षों में करता है? लगभग 29.5 सालों में करता है। 29.5 सालों में ये शनि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। अब हम देखते हैं यूरेनस, यानी कि अरुण ग्रह के नाम से जिसे जाना जाता है। अगर ये दूरी के अनुसार अगर बात करें तो ये 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर आकार की दृष्टि से देखें ये 3रा सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने, ये नाम आप याद रख सकते हैं। कितने वर्षों में? ये 84 वर्षों में। जितना दूर जा रहे हैं उतना वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और किस गैस की अधिकता, ये भी नीले हरे रंग का दिखता है, उसका कारण है मीथेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, भूलना नहीं है। तो नीले हरे रंग का दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण यूरेनस, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका अक्षीय झुकाव होने के कारण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2 ग्रहों के बारे में हम जान लेते हैं, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूरेनस और देखते हैं मंगल, यूरेनस और मंगल, ठीक है। यूरेनस का जो टिल्ट है या यूरेनस का जो झुकाव है अपने एक्सिस पर, वो है लगभग अगर 98 डिग्री तक ये झुका हुआ है, यानी कि
अगर हम बात करें ये इसका, अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये इतना झुका हुआ है, ये 98 डिग्री, ठीक है, 98 डिग्री तक झुका हुआ है। इसलिए जैसे ये अर्थ है, जो मैंने आपको अर्थ को बताया था, वो 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है, और ये कितना झुका हुआ है, 98। इसलिए जब इसे हम देखते हैं तो ये लेटा हुआ ग्रह प्रतीत होता है, ठीक, कैसा दिखता है, लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये है, ठीक है, अब पृथ्वी का जो झुकाव है वो इतना है, ठीक, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहा होगा, लेकिन यूरेनस है, वो यूरेनस इतना झुक गया है 98 डिग्री, तो कैसा लगता है, जैसे लेट गया हो ग्रह, आ रही बात समझ में, ठीक है, इसलिए इसे लेटा हुआ। अब देखिए सारे ग्रह जो हैं, जितने ग्रह हैं वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। सपोज ये ग्रह है, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, लेकिन यूरेनस अपने अक्ष पे 98 झुका हुआ है, जो लेटा हुआ दिखता है, और इसको हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे किनारों से घूम रहा हो। तो जुपिटर यूरेनस जो प्लैनेट है, या जो अरुण जो ग्रह है, जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साइड वाइज घूम रहा हो, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं वीनस पे। वीनस लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 177 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, यानी कि लगभग इतना झुका हुआ है, ठीक है, 177। आपको मैं इमेज से दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, मैंने कहा अर्थ 23.5 झुकी हुई है, ठीक, तो ये अर्थ ऐसे है, ये है इसकी टिल्ट, लेकिन वीनस जो है वो ऐसा है, एकदम उल्टा है, ठीक है, एकदम उल्टा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब वो उल्टा हो जाएगा तो वो क्लॉकवाइज दिखने लगेगा घूमते हुए। कैसा दिखने लगेगा, क्लॉकवाइज घूमते हुए, जबकि सीधे होने में कैसा घूम रहा था, काउंटर क्लॉकवाइज, और जब वो उल्टा हुआ तो ऐसे लग रहा है जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा हो। आप थोड़ा सा रोक के देखिएगा इसको स्पीड में, फिर से समझाता हूँ। ये अर्थ है 23.5 झुकी हुई है, लेकिन वीनस 177 झुका हुआ है। तो जब अर्थ 23.5 झुकी हुई पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई प्रतीत होती है, या घूमती ही है, लेकिन जब वीनस उल्टा एकदम हो गया है तो वो ऐसे लगता है जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, जो कि घूम रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्यों, क्योंकि वो ऑपोजिट हो गया है टिल्ट में, राइट। तो आई होप मैंने थोड़ा कोशिश करी है समझाने की, ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर से चलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि 97 तक अपने 98 डिग्री तक वो अपने उस एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है। अगला है कौन से दो ग्रह सामान्य दिशा से विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की ओर, नहीं परिभ्रमण नहीं है, आपको बता दें, फिर से आपको बता दें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है। ये जो ग्रह हैं, ये देख लीजिए, ये सारे ग्रह, ठीक, पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहे हैं। रिवॉल्यूशन, अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें, रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण की बात करें, परिभ्रमण की बात करें तो क्या है इनकी डायरेक्शन, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रहे हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक ग्रह के रोटेशन की बात करें, रोटेशन की, है ना, अगर हम किसी एक ग्रह की रोटेशन एक्सिस की बात करें तो उनमें से दो ग्रह हैं जो कि उल्टे घूमते हुए दिखते हैं। उन दोनों की मैं आपको बता ही चुका हूँ। कौन कौन से दो ग्रह हैं, कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं। एक वीनस बताया है यानी कि शुक्र, और एक अरुण बताया है। उसका कारण बताया है, क्यों, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर इतने टिल्ट हैं, एक तो लेटा हुआ लगता है और एक एकदम ऑपोजिट लगता है, इसलिए ये क्या है, परिभ्रमण नहीं है, ठीक है, घूर्णन करते हैं, ठीक, घूर्णन क्या है, घूर्णन। अब देखिए ये अगेन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लेमडा एंड इप्सिलॉन, ये जो वलय है, रिंग सिस्टम है, ये यूरेनस के हैं, ठीक है, अरुण के हैं, ठीक। अरुण ग्रह का व्यास नहीं इंपॉर्टेंट है, ज्ञात नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। अब ये देखिए, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कहा जाता है। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है। और बौने ग्रह प्लूटो, एरिस, होमिया, सीरस और शेरान। अगर आ गया इनमें से नाम तो याद रखना ये सब बौने ग्रह हैं, ठीक है। और आज का जो अंतिम ग्रह है, प्लानिट है, वो है वरुण यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून की खोज की थी जोहान गाले ने, ठीक, 1846 में। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जोहान गाले याद रख सकते हैं। हमें पहले से पता है कि सूर्य से जो जितना दूर होगा, ठीक है, वो उतना ठंडा होगा। तो सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर हो जाता है, सबसे दूर है सूरज से, ठीक, नेपच्यून, जैसे हिंदी में वरुण बोलते हैं।
और इसको 165 वर्ष लगते हैं। ये बात हम जानते हैं कि सूरज से जो जितना दूर होता है उसको उतना समय लगता है। इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 165 वर्ष लग जाते हैं। सबसे ठंडा है क्योंकि सबसे दूर है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिना उसके हम बता सकते हैं कॉमन सेंस के आधार पर। अब है टाइटन नहीं, ट्राइटन एंड मैरिड किस ग्रह के उपग्रह है? ये वरुण के हैं, ठीक है, यानी कि नेपच्यून के हैं। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह यही है, अभी हमने देखा। जगत का सबसे दूर, जगत का यानी पृथ्वी, जगत की जब बात हो रही है यानी कि पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो वो भी कौन सा है? कभी वरुण कभी यम नहीं, यम तो अब हट गया है ग्रह से, ऑलवेज नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम, आकार के अनुसार पहले भी हम देख चुके हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्रम आप याद रख सकते हैं। सूर्य से दूरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। द्रव्यमान मास के आधार पर सबसे ज्यादा जो है वो बृहस्पति का है, सबसे कम जो बुध का है। पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है मास के आधार पर, और डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी सबसे पहले नंबर पर आती है, ठीक है, और सबसे लीस्ट डेंसिटी शनि की है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज इट इज। प्लूटो सबसे लास्ट, ग्रह नहीं है, डॉर्फ प्लैनेट है। क्यों नहीं, क्यों है डॉर्फ प्लैनेट और ग्रह क्यों नहीं है? वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपको बता दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको फिर से जाके। प्लूटो की खोज किसने की थी? क्लाइडस टॉम्बैग ने, इन्होंने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की जो नई परिभाषा दी गई उसमें प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि इसकी कक्षा किससे ओवरलैप कर रही थी? नेपच्यून यानी वरुण की कक्षा से ओवरलैप कर रही थी। और प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह चारोन है। और इसके बाद अगर हम बात करें निक्स, चारोन, ये सब किसके ग्रह के उपग्रह हैं? ये प्लूटो के हैं। इनका नाम याद रख सकते हैं अगर चाहें तो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन ये सारी गैसेस पाई जाती हैं, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। लास्ट चंद्रमा, चंद्रमा की आंतरिक और उसकी, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या बोलते हैं? अगर सेलेनोलॉजी आता है, सेलेनोलॉजी, तो याद रखना वो है आपका चंद्रमा के अध्ययन से रिलेटेड, चंद्रमा की सतह के अध्ययन से रिलेटेड। और चंद्रमा जो है, मून जो है, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। घटती बढ़ती क्यों रहती है भाई पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी? ऑब्वियस रीजन है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। तो जब यहाँ आएगी तो पास में होगी, यहाँ आएगी तो सबसे पास में होगी, और इन दो पॉइंट्स पे होगी तो दूर होगी, इन दो पॉइंट्स में होगी तो पास होगी, ठीक है। तो घटती बढ़ती रहती है इसी वजह से, ठीक। वो तो कॉमन सेंस है, आप कर लेंगे, उसमें इतना इशू नहीं है उसका। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह, हाँ ठीक है, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तुलना का 1/6 है, ठीक ठीक, 1/6 है, यानी कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि अगर आप चंद्रमा पे खड़े होकर छलांग मारते हैं, ठीक है, तो संभावना है कि आप कई सेकंड तक ऊपर ही उड़ते रहें, ठीक, काफ़ी देर बाद आप नीचे आएंगे। वायुमंडल नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कोई भी गैसेज और वायुमंडल नहीं है। हाँ, चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण, अब देखो, परिक्रमण मतलब अपने एक्सिस पर ही रोटेट हो जाना, और परिभ्रमण यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमना। इन दोनों ही की जो अवधि है वो लगभग 27 दिन और 8 घंटे है, लगभग एक समान है। और यही वो कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट हमें दिखाई देता है, क्योंकि जितने समय में वो अपने अक्ष पे घूम जाता है उतने ही समय में वो पृथ्वी के चारों ओर भी घूम जाता है। इसलिए हमेशा हमें पृथ्वी से क्या होता है, चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। लगभग 59% भाग को हम देख सकते हैं पृथ्वी की सतह से एक समय में। चंद्रमा के कितने, लगभग 59, 100% कभी नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा पर जो काले धब्बे का क्षेत्र है उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ऑब्वियस है, वायुमंडल नहीं है, एयर है। एयर इज द सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अवर वॉइस, है ना। हमारी वॉइस जो ट्रांसफर होती है, आवाज़ जो ट्रांसफर होती है, वो उसका सोर्स क्या है? एयर है, वायुमंडल ही नहीं है भैया, तो कहाँ से सुन पाएंगे इस पर, ठीक है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये आप याद रख सकते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, ठीक है, 3,84,000। न्यूनतम दूरी 3,63,000, ठीक है। अधिकतम दूरी 4,55,000, ठीक। और मानव पर पहला कदम 20 जुलाई 1969, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, क्या नाम था, एल्ड्रिन, ठीक है, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाई साहब और एडविन एल्ड्रिन ने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, जिनमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, उसके बाद ये उतरे थे, ठीक है। और माइकल कोलिस ये अपना ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे ऊपर, ठीक।
भारत द्वारा हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान PSLV-C11 चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? 2008। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 की डेट 22 अक्टूबर 2008, ठीक। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, ठीक है। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए बेलालू यानी बेंगलुरु, सॉरी क्या लिखा, चंद्रमा पर नजर रखने के बेंगलुरु में किस सेंटर की स्थापना की गई? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना करी गई है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे पेरिजी या अपोजी कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जब ये पास में होगा, कब होगा? पास में होगा तो इसे पेरिजी कहा जाता है, दूरी जब कम होगी, ठीक है, या उपभू कहा जाता है। और जब ये दूरी ज़्यादा होगी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच तो इसे अपोजी या अपभू कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक, जिसमें हमने सौर मंडल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, हमने जाना, ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं, कितने जो प्लैनेट्स हैं, कौन सा डॉप प्लैनेट है, डॉप प्लैनेट क्यों है, क्यों इसे बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। और भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।